अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट सी एस 619 जिनका प्रोजेक्ट है उसमें सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करवानी होती है वो होती है एस आर एस, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो इस वीडियो में उस डॉक्यूमेंट के एस आर एस के बारे में आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या कुछ होता है और कैसे लिखना होता है। और अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताने से पहले बताऊं कि ये वीडियो का जब यूट्यूब पे अपलोड करते हैं तो उसके फर्स्ट 30 सेकेंड या 1 मिनट के दौरान थोड़ा सा ब्लर नज़र आता है। तो वो यूट्यूब की ख़राबी है जिसकी वजह से वो पहले 30 सेकेंड या 1 मिनट वो थोड़ा सा ब्लर नज़र आता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था तो सी एस 619 का सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट किया था। तो ये मेरी अपनी मैं आपको एस आर एस दिखा रहा हूँ। ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम था। ये यहाँ पे ये आप जो आपके एल एम एस में है सी एस 619 के वहाँ से जो असाइनमेंट पर क्लिक करेंगे ना वहाँ पे आपको एस आर एस का जो है वर्ड की फ़ाइल आपको डाउनलोड हो जाएगी, जिसमें आपको जहाँ जहाँ पर चेंजिंग करनी होगी नहीं वो मैं बताता जाता हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होगा, यहाँ पे आपने अपने उस प्रोजेक्ट का नाम लिख देना है जो भी आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट चूज़ किया है। फिर आगे चल के यहाँ पे अपने अपने ग्रुप का आईडी लिखनी है, जो आपके प्रोजेक्ट की ग्रुप आईडी है। अपने सुपरवाइज़र का यहाँ पे आपने नाम लिखना है। इससे आगे फिर ये इस तरह से होगा, यहाँ पे आप डेट लिख लें कि जिस दिन से आपने प्रोजेक्ट चूज़ किया है वो डेट लिख लें, या जिस दिन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं वो डेट लिख लें। इसको रहने दें ऐसे एज इट इज़। यहाँ पे अपनी जो भी आपकी आईडी होगी अब वो अपनी यहाँ पे आईडी लिख लें। अच्छा, जब आपका जो प्रोजेक्ट है ना उसमें इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट जो दिया हुआ होगा उसको उसी तरह कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। आपका जो मेन प्रोजेक्ट की जो डिटेल्स हैं वहाँ से आपका इसका प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन यहाँ पे पेस्ट कर दें कि ये हमारा प्रोजेक्ट है। और इससे आगे नेक्स्ट फिर ये दिया हुआ होगा टेबल ऑफ कंटेंट्स। इसमें फर्स्ट स्कोप है, स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट है। तो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शन फंक्शन रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट, यूज़ के डायग्राम है, यूजेज सिनारियोज हैं, अडाप्टेड मेथोडोलॉजी और वर्क प्लान है जो कि एम एस प्रोजेक्ट में तो या किसी और सॉफ्टवेयर में आप बनाना चाहें बना सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये आप देख रहे हैं कि ये आपने इस तरह से इसको रखना करना है कि ये आप जब इस पर क्लिक करें तो आप ये उसी पेज पे ले जाके आपको चला जाए जहाँ पे जिस पेज इस डॉक्यूमेंट के पेज पे ये स्कोप है। अब मैं क्लिक करूँगा तो ये पेज नंबर, अब ये देखिएगा वहीं पे पेज नंबर 5 पे आ गया लेके। तो ऊपर चलते हैं दोबारा से। ये देखें, इस पर क्लिक किया था, ये पेज नंबर। इसी तरह जिसको करेंगे तो इस तरह से आपने इसको करना है। हाइपर टेक्स्ट में हाइपर बना लेना है, हाइपर टेक्स्ट में। तो सबसे पहले स्कोप होता है। स्कोप में आप अपने ये आपने अपने जहन से लिखना है कि आपका जो प्रोजेक्ट का स्कोप है। जैसे मेरा जो ई ड्रग स्टोर का था, मैंने लिखे माई एम ऑफ द मेन एम ऑफ डेवलपिंग दिस एप्लीकेशन इज टू स्टेट द हाई लेवल बिजनेस ऑब्जेक्टिव of the drugstore requesting for the software product. This application will increase sales for a big drugstore through many salesperson or users. This window-based desktop application helps the company to easily smooth line their business activities and record various transactions. तो आप ये देख लें, इस तरह से ना अपना बना के तो अपने जहन के मुताबिक यानी कि अपनी वर्डिंग में लिखना है आपने। तो आपकी जो मेन प्रोजेक्ट में फंक्शनल रिक्वायरमेंट तो प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र ने वैसे ही दे दी हुई होती हैं कि ये उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। उनमें आपने जो जो उसके यूज़र या एक्टर होते हैं ना, अब जैसे एडमिन की जो फंक्शन रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैंने पहले सारी एडमिन की फंक्शन रिक्वायरमेंट्स लिख ली हैं। फिर यूज़र की जो उसमें फंक्शन रिक्वायरमेंट्स थी, यूज़र की फंक्शन रिक्वायरमेंट्स लिख ली हैं। तो इसके बाद नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आपके वो उसमें प्रोजेक्ट के उसमें इंट्रोडक्शन में नहीं दी हुई थी, ये आपने खुद लिखनी होती हैं कि इसकी प्रोजेक्ट की नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, यूजिबिलिटी की ये क्या रिक्वायरमेंट है, पोर्टेबिलिटी क्या है, फंक्शनैलिटी, रिलायबिलिटी, ये आपने खुद जो है मेंटेनेबिलिटी। तो आप ये देख लें यहाँ से। अगर मैं पूरा पढ़ना शुरू करूँ, 15 पेज की डॉक्यूमेंट है तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
तो यूज़बिलिटी आप अपनी एप्लीकेशन जो आया है उसकी यूज़बिलिटी से इसको देख लें या खुद से बना लें कि क्या इसकी यूज़बिलिटी या पोर्टेबिलिटी आपकी ये ऐसे इस एप्लीकेशन की क्या होगी, मेंटेनेबिलिटी इस एप्लीकेशन की क्या है, फंक्शनैलिटी क्या होगी आपकी एप्लीकेशन की, जो प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी क्या होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यूज़ केस डायग्राम्स आ जाती है। अब जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ये जो हैं ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में इन फंक्शनल रिक्वायरमेंट से हम यूज़ केस डायग्राम बनाते हैं। अब यूज़ केस ये डायग्राम है, वहाँ पे एडमिन और जो यूज़र दो ये एक्टर थे, यूज़र थे। तो ई ड्रग स्टोर इसका ये जो है बाउंड्री सिस्टम बाउंड्री है, इसके अंदर ये वो यहाँ पे अंदर लिख देना है जो आपका प्रोजेक्ट का नाम ई ड्रग स्टोर है जैसे। और जो एक्टर होते हैं उनको बाहर हम रखते हैं और हर फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है उसको एक क्लिप्स की सूरत में आपने उसके अंदर उसका नाम हर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का नाम करना है कि एडमिन जो है, और वो हर एक को लिंक कर देना है उस यूज़र के साथ जिससे वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिंक होगी। यूज़र क्या करेगा, यूज़र लॉगिन करेगा, लॉग आउट करेगा, सर्च करेगा, सेल करेगा। एडमिन क्रिएट न्यू यूज़र करेगा, लॉगिन करता है, लॉग आउट करता है, ऐड डिटेल्स, डिलीट डिटेल्स, मॉडिफाई डिटेल्स, टोटल ये स्टॉक रिपोर्ट्स, टोटल अवेलेबल स्टॉक रिपोर्ट को वो जनरेट करता है, प्रॉफिट रिपोर्ट, परचेज रिपोर्ट, सेल। ये एडमिन के थे। तो ये यूज़ केस डायग्राम होती है। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट से बनानी होती है। एडमिन की जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होंगे उससे उसके यूज़ केसेस बन जाएंगे, यूज़र के फंक्शनल रिक्वायरमेंट से यूज़र के यूज़ केसेस बन जाएंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब इस यूज़ केस डायग्राम में जितने यूज़ केसेस हैं इतने ही यूजेज सिनारियो बनाने हैं। यूज़ केस डायग्राम में ये जितने यूज़ केसेस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इतने यूज़ के यूजेज सिनारियो बनाएंगे। सबसे पहला यूजेज सिनारियो है कि क्रिएट न्यू यूज़र। अब ये एडमिन जो है ये क्रिएट न्यू यूज़र कर रहा है, तो इसका देखते हैं सबसे पहले क्या है। यहाँ पे अपने टाइटल लिख देना क्रिएट न्यू यूज़र। यूज़ केस आईडी का यानी कि यूज़ केस आईडी लिख देनी है 1 लिख देनी है। एक्टर कौन है, एडमिन का, एडमिन का है वो। एक्शन क्या है, इसके एक्शन लिख देना है कि एडमिन विल एंटर ऑल नेसेसरी डिटेल्स इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड प्रेस रजिस्टर बटन। सिस्टम विल सेव दिस न्यू यूज़र इन सिस्टम एंड डिस्प्ले मैसेज न्यू यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुली। इसके बाद समरी डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। दिस यूज केस डिस्क्राइब सिनेरियो इन विच admin creates a new user in the system on login and authorized to use the system. Alternative path क्या होगा, अगर एडमिन ये नहीं कर सकता तो उसका अल्टरनेटिव पाथ भी होता है। इफ़ द सिस्टम इज़ नॉट लॉग्ड इन, द सिस्टम वॉन्ट लेट द एडमिन टू क्रिएट न्यू यूज़र, rather system will display message to him, admin you are not logged in. If the admin don't want to create new user, he will press the cancel button and the system will redirect him to the respective home page. फिर इसकी प्री कंडीशन ये होगी एडमिन मस्ट बी लॉग्ड इन, यानी कि ये उसको न्यू यूज़र क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है कि प्री कंडीशन पहले एडमिन को लॉगिन होना चाहिए। और पोस्ट कंडीशन ये होनी चाहिए, यानी कि इस पोस्ट कंडीशन प्री का मतलब है कि क्रिएट न्यू यूज़र से पहले एडमिन को लॉगिन होना चाहिए, और क्रिएट न्यू यूज़र के बाद पोस्ट कंडीशन ये होगी कि न्यू यूज़र विल बी क्रिएटेड। जैसे ही वो उसको न्यू यूज़र क्रिएट करेगा, न्यू यूज़र विल बी क्रिएटेड एंड ऑथराइज्ड लॉगिन, ये इसकी पोस्ट कंडीशन होगी। यूजेस क्या हैं, ये रजिस्ट्रेशन के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे अपनी आपने आईडी लिख देनी है, स्टूडेंट आईडी। एक्सेप्शन क्या आ जाएगी, आ सकती है इसमें, यानी कि बनाते हुए कोई एक्सेप्शन या एरर आ सकता है। प्लीज़ फिल ऑल फील्ड्स करेक्टली, कोई एक फील्ड रह जाए तो वो आपको वो देगा मैसेज या एरर मैसेज कि ये प्लीज़ फिल ऑल फील्ड्स करेक्टली, या यूज़र नेम ऑलरेडी पहले से दिया है तो वो सेम नहीं होगा एंटर, तो वो कोई और दर्ज करें तो उसके लिए आएगा यूज़र नेम ऑलरेडी एंटर्ड। ये पहला यूज़र सिनेरियो को दिखा दिया है। इसके बाद ये लॉगिन का है, ये सब इसी तरह। फिर नंबर 2 लॉग आउट का है, इस तरह। नंबर 3 जो है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है ऐड आइटम डिटेल, सर्च आइटम का है। ऐड आइटम डिटेल्स जो जिसके हैं, सर्च आइटम डिटेल यूज़र करेगा। ऐड आइटम डिटेल्स एडमिन का ये होगा, यूज़र सिनेरियो होगा। डिलीट आइटम डिटेल ये भी एडमिन का होगा। मॉडिफाई आइटम डिटेल ये भी एडमिन का ये सिनेरियो होगा। सेल जो होगा ये यूज़र का सिनेरियो होगा। परचेज जो होगा ये एडमिन का सिनेरियो होगा। टोटल अवेलेबल स्टॉक रिपोर्ट एडमिन का सिनेरियो होगा। प्रॉफिट रिपोर्ट एडमिन का।
इस तरह से परचेज रिपोर्ट, सेल रिपोर्ट। तो ये देख लीजिए ये यूजर सिनेरियो इस तरह से थे सारे। इसके बाद आ जाती है अडॉप्टेड मेथोडोलॉजी। आपने अपनी इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए क्या मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करेंगे। द अडॉप्ट, अब ये देखें मैं आपको मैंने जो की थी, अडॉप्टेड मेथोडोलॉजी फॉर दिस प्रोजेक्ट वी यू process model which is a combination of waterfall and spiral model। waterfall और spiral दो मॉडल्स का कम्बिनेशन है ये मेरी methodology। VU process model is the combination of waterfall methodology and spiral। it is also called hybrid approach for system development। it has 5 phases होंगे। 5 phases में प्रोसेस मॉडल में क्या होगा, सबसे पहले गैदरिंग एंड एनालाइजिंग रिक्वायरमेंट्स होगा, फिर प्लानिंग होगी उसको बनाने के लिए एप्लीकेशन को, एनालिसिस एंड डिज़ाइन होगा, डेवलपमेंट होगी, फाइनल रिपोर्ट होगी। इन दिस रिक्वायरमेंट फेज सिस्टम गोल सर्विसेज एंड कंस्ट्रेंट्स आर एस्टेब्लिश्ड आफ्टर discussion with user। the planning phase is synchronized effort to find all the potential to tackle each। the phase usually involves a lot of brainstorming within software development team as well as with respective client। it maximizes the quality of system and minimizes any risk and error। ठीक है, ये आप देख लेंगे अडॉप्टेड मेथोडोलॉजी इस तरह लिखनी है। फिर ये जो हमारी वाटरफॉल प्लस स्पाइरल की कम्बिनेशन का था ना मॉडल की, उसकी ये डायग्राम बनानी है। ये डायग्राम बना के आप इस तरह यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद आपने रीज़न लिखना है, रीज़न फॉर चूजिंग ये मेथोडोलॉजी चूज़ करने का रीज़न क्या है। कम्बिनेशन ऑफ बोथ वाटरफॉल एंड स्पायरल इज कॉल्ड हाइब्रिड अप्रोच ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट दैट maximize the quality of system and minimize the disadvantages of this। VU process model has 4 phases which further divides the waterfall process। the process are in iteration until system meets to client requirement। there are following reasons for choosing the VU process model। number 1 ये क्या है, our project is divided already into different phases, that is gathering and analyzing requirement phase, planning phase, analyze, design phase, development and final project report phase and final report viva phase। we will complete each phase in sequence and we will submit it to our supervisor। he will suggest us about the improvement in each phase before starting the next phase। we will make improvement in। ये देख रहे हैं, ये पहले एसआरएस जमा कराएंगे तो हमारा जो सुपरवाइज़र उसको चेक करके हमको हमारी गलतियां बताएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट डिज़ाइन डॉक्यूमेंट पे जाएंगे। तो इसी तरह सबमिट इट टू सुपरवाइज़र। ही विल सजेस्ट अबाउट द इम्प्रूवमेंट कि उसमें कोई इम्प्रूवमेंट करनी है एसआरएस में या नहीं करनी। ईच फेज़ बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट फेज़ वी विल मेक इम्प्रूवमेंट दैट फेज़। अगर कोई इम्प्रूवमेंट करनी है तो वो कर लेंगे। दिस प्रोसेस विल बी अडॉप्टेड ड्यू टू द स्पायरल नेचर ऑफ वीयू प्रोसेस मॉडल। then the phase will be well improved and worked out and accepted by supervisors। then we will proceed to next phase। this will be done due to the waterfall nature of VU process model, hence both models are expressed in single form। it will provide error free result at each step which is done in a sequence। उसके बाद वर्क प्लान होता है, देना होता है। वर्क प्लान में क्या लिखना है, यू टू यूज़ एम एस प्रोजेक्ट टू क्रिएट स्केड्यूल या वर्क प्लान। एम एस प्रोजेक्ट में कर लें या किसी और सॉफ्टवेयर में कर लें। वर्क प्लान इज़ a document that shows all tasks involved in a project। the work plan is backbone of any project। if all plan is suitable for project then project will be completed within time and budget। project plan shows the task and responsibility distribution। we plan the software development progress mainly। it describes the team management standard processes and constraints of the project resources। प्लान कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेजेस। प्लान की ये स्टेजेस होंगे। टीम स्ट्रक्चर होगा, एक तो टीम में आपके कौन कौन है स्ट्रक्चर, और वर्क प्लान क्या, वर्किंग प्लान क्या होगा। टीम स्ट्रक्चर मेरी जो टीम स्ट्रक्चर थी ना, मैंने अकेला ये प्रोजेक्ट किया था। तो आवर टीम इज कंसिस्ट ऑफ 1 मेंबर एंड 1 सुपरवाइज़र। तो मैंने अकेला ये प्रोजेक्ट किया था, किसी और को मैंने इसमें अपना ग्रुप नहीं बनाया था। तो वर्क प्लान में ये देखें, इस तरह वर्क प्लान आपने ये इमेज जो है वर्क प्लान है, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं ये उसके ऊपर, ऑनलाइन भी है इंस्टॉल। ये गैंट चार्ट है। ये गैंट चार्ट में मैंने ये देखें साइड पे लिखा, गैंट चार्ट में मैंने ये वर्क प्लान बनाया कि सबसे पहले एसआरएस का यहाँ पे ये नंबर 1 है इसका, ये 90 डेज़ में एसआरएस बनानी है। स्टार्टिंग डेट इसकी ये है, फिनिश डेट इसकी ये है। तो जितनी डेट का वो आप मेंशन करेंगे इतना ये यहाँ पे बार बन जाएगी कलर्ड।
फिर एसआरएस में क्या होगा, प्रोसेस प्रोजेक्ट स्कोप्स, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, उसका लिख दें ये इन डेट्स में की। यूज़ केस डायग्राम सिनेरियोज जो हैं उसकी ये डेट लिख दें, यहाँ पे ये कितने दिन में बनाया। अडॉप्टेड मेथोडोलॉजी जो है कितने डेट में बनाई, स्टार्ट और फिनिश का टाइम डेट लिख दें, उसका खुद ब खुद ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। फिर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जो बनानी है उसका लिख दें कि इसके टोटल 29 डेज हम आपके पास होंगे बनाने के लिए, सुपरवाइज़र को देगा। तो आप इस डेट को स्टार्ट करेंगे, इस पे एंड करना है। तो सबसे पहले आप इन्फो है, ईआरडी है, ये आपने इस डेट से इस डेट के दौरान बनाई। फिर सीक्वेंस डायग्राम, आर्किटेक्चर डायग्राम इस डेट से इस डेट के दौरान बनाई। क्लास डायग्राम और डाटाबेस डिज़ाइन इस डेट से इस डेट के दरमियान बनाई। यूज़र इंटरफेस और टेस्ट केसेस जो हैं इस डेट से इस डेट के दरमियान बनाए। फिर उसके बाद आ जाता है थर्ड फेज़, प्रोटोटाइप फेज़ आ जाता है कि इसके 14 डेज़ आपको प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र देगा, इस डेट से इस डेट के दरमियान 14 डेज़ बनते हैं ये। तो प्रोटोटाइप में आप लिख लेंगे टेस्ट फेज़ एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग में इस डेट से इस डेट तक की। तो डाटाबेस डिज़ाइनिंग इस डेट से इस डेट तक की। तो उसके बाद डेवलपमेंट जो है इस डेट से इस डेट तक की। उसके बाद फाइनल डिलीवरेबल आ जाते हैं इसके 87 डेज़। मुझे मिले थे, आपका सुपरवाइज़र भी तकरीबन इतने ही दिन देगा। तो जी उसकी स्टार्टिंग डेट ये थी, तो फाइनल डेट इस डेट को आपने जमा कराना था, फाइनल डिलीवरेबल। उसमें क्या होगा, फाइनल एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग ये आपने इस डेट से इस डेट में की, 10 डेज़ लगे आपके। डाटाबेस डिज़ाइनिंग करने में इस डेट से इस डेट तक 13 डेज़ लगे। फाइनल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आपको 37 डेज़ लगे इस डेट से इस डेट तक। फाइनल रिपोर्ट बनाने में आपको 16 डेज़ 18 डेज़ लगे इस डेट से इस डेट तक। एंड में प्रेजेंटेशन के जो आपका जो है वाइवा होगा, इस डेट से इस डेट तक आपके 9 दिन में आपने प्रेजेंटेशन की तैयारी की। तो ये आपका एक डिटेल वर्क प्लान बन जाएगा जो कि आपने एसआरएस में जमा कराना है। उम्मीद है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके प्रोजेक्ट की एसआरएस डॉक्यूमेंट की तैयारी के लिए। उम्मीद है मेरी वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो विच इज़ हेल्पफुल फॉर यू। अल्लाह हाफिज़।